जानने के आज क्या है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, वैदिक एज ये कौन सा काल है? इसे हिंदी में वैदिक काल भी कहा जाता है, वैदिक युग भी कहा जाता है। ये वो काल है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम दो भागों में बांटते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है अर्ली वैदिक एज, दूसरा है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेके 1000 BC तक, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। लेटर वैदिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है उसका है 1000 BC से 600 BC तक। तो ये BC वाला जो है मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, जिन्हों को BC के बारे में नहीं पता है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली वैदिक एज की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लेटर वैदिक एज की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप एक बात दिमाग में रखिएगा, जो अर्ली वैदिक एज है वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी के जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोहा था, जो आयरन था, उसकी खोज भी लेटर वैदिक में हुई थी। यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पैलेलिथिक पढ़ा था और काफ़ी कुछ में पढ़ा था, अर्ली वैदिक एज तक उसमें कभी भी लोहे का आपको साक्ष्य नहीं मिलता, कहीं पे भी लोहे के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलता। तो लेटर वैदिक एज में लोहे का आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं अर्ली वैदिक एज को। वी नो अबाउट द आयरन्स इन इंडिया फ्रॉम द वेरियस वैदिक टेक्स्ट, स्पेशली द ऋग्वेदा विच इज़ अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एंड द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। अब देखिए, इसका हिंदी में क्या मतलब है, इसे क्या कहते हैं कि देखिए, हमें वैदिक ग्रंथों के बारे में, देखिए अगर हम विभिन्न वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर हम वैदिक जो ग्रंथ हैं जिसमें वेदों के बारे में जो कुछ लिखा हो, अगर उसमें हम पढ़ते हैं या हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया गया है? सबसे ज़्यादा बताया गया है आर्यन्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो आर्यन आए थे 2000 BC में। ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 से 1000 BC के बीच में। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आर्यन्स कब आए थे? वो आए थे 2000 BC में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम अलग अलग प्रकार के वेदों को पढ़ते हैं, अगर हम ऋग्वेद से भी पढ़ते हैं, ऋग्वेद को भी पढ़ते हैं, तो हमें एक ही बात वहाँ पे जानने को मिलती है कि हमें वहाँ पे आर्यों के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो आर्य के बारे में जो जानने को मिलता है, तो ये क्या है? ये भारत यूरोपीय जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो भारतीय यूरोपीय भाषा है, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला सोर्स है जो हमें आर्यन्स के बारे में बताता है। तो इस टाइम पीरियड में देखिए, जो हमें इतिहास का जो मुख्य स्रोत है, जो इतिहास का जो मेन इन्फॉर्मेशन जो है, वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें पता चलता है ऋग्वेद से। ठीक है, तो अगर आपको आर्यन्स के बारे में जानना है, अगर हमें आर्यन के बारे में पता है, तो हमें ख़ास तौर पर ऋग्वेद से ही पता चलता है। हालांकि देखिए, इसके बारे में विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के जो राइटर हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ जो हिस्टोरियन नहीं थे, फिर भी उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने विचार दे डाले। तो देखते हैं कौन से हैं। मैनी हिस्टोरियंस हैव गिवन वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यन्स। अब देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने आर्यन्स के बारे में अलग अलग तरह का बताया है कि वो कहाँ से आए थे। देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग ये कहते हैं, आपने कई बुक्स भी पढ़ी होगी, वहाँ पे लिखा होता है कि आर्यन्स ने यहाँ पे आक्रमण किया। तो आक्रमण कुछ नहीं था, आर्यन ये नहीं था उन्होंने आके आक्रमण किया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो जहाँ से आए थे वो यूरेशिया से आए थे, यानी कि यूरोप और एशिया वाले इलाके से आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे आके हमला नहीं किया था, वो यहाँ पे आए, आके धीरे धीरे यहाँ पे बस गए। तो उन्होंने कोई हमला नहीं किया था, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो आए, उन्होंने आके हमला किया, जाके यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पे आए थे सिंपली। तो सिंपली यहाँ पे जब आए तो वो आप आके यहाँ पे रहने लग गए। अब देखिए नेक्स्ट है, However, the Central Asian theory given by Max Muller is the most accepted one। अब देखिए, जो मैक्स मुलर का जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है, कि मैक्स मुलर ने देखिए कहा था कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ये सबसे ज़्यादा थ्योरी मानी गई है, इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। इट स्टेट दैट द आर्यंस वर सेमी नोमैडिक पेस्टोरल पीपल अराउंड द कैस्पियन सी इन द सेंट्रल एशिया। देखिए, मैक्स मुलर का कहना है कि जो आर्यन थे वो मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, और यह भी बताता है कि जो एशिया में जो कैस्पियन सागर है, उसके आसपास के जो खाना बदोश वाले एरिया है,
वहाँ के ये देहाती लोग थे। यानी कि ये मैक्स मुलर का कहना है कि ये आर्यन कौन थे, आर्यन वो थे जो कैस्पियन सागर, जो एशिया में जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास का जो इलाका है जहाँ पे लोग खानाबदोश लोग हैं। खानाबदोश देखिए लोग वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ये लोग वो थे जो भटकते भटकते धीरे धीरे करके इंडिया में आ गए। तो इसको पूरा जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पे एक फैक्ट्स बना रखे हैं कि आपको ये याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे अंत तक पूरा देखें और साथ साथ इसे लिखते जाएं। अगर आपने फ्री में करना है साथ साथ लिखते जाएं, अगर आपके पास ग्रुप ज्वाइन किया आपको PDF मिल जाएगा। तो फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए आर्यन, आर्यन का मीनिंग क्या है, पर्सन ऑफ हाई बर्थ, यानी कि उच्च स्तर का व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति, वो पर्सन जो उच्च कुल में जन्मा हो। तो आर्यन का मीनिंग क्या हुआ, पर्सन ऑफ हाई बर्थ, यानी कि उच्च कुल में जन्मे वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं आर्यंस। देखिए आर्यंस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से हुआ है। अब जो दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं कि आर्यन तिब्बत से आए हैं, और AC दास का कहना है कि ये सप्त सिंधु से आए हैं। मैक्स मुलर का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक वाली जगह से आए थे। तो देखिए जो हिस्टोरियन नहीं थे, अब देखिए ये हिस्टोरियन तो थे नहीं, फिर भी उन्होंने कहा ये वहाँ से आए थे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे कहाँ से आए थे। तो मोस्ट एक्सेप्टेड है मैक्स मुलर का सेंट्रल एशिया वाला, तो ये आए थे यूरेशिया से, ठीक है। देखिए मोस्ट एक्सेप्टेड है ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया। अब देखिए यहाँ तक ये माना गया है कि ये ग्रेट स्टेप्स ऑफ, स्टेप्स क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उसे कहते हैं स्टेप्स। अब देखिए यूरोप, यानी कि यूरोप और एशिया के जो यूरेशिया वाला जो इलाका है वहाँ पे जो बड़े बड़े घास के मैदान थे, जो स्टेप्स है, वहाँ से जो आर्यन आए थे। अब देखिए बोगासकई क्या है, ये जगह है, ठीक है। सेंट्रल एशिया शोज इंस्क्रिप्शन ऑफ इंदिरा वरुण फ्रॉम 1400 BC। अब देखिए बोगासकई क्या है, बोगासकई एक जगह है सेंट्रल एशिया के अंदर जहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है। अब देखिए ये क्यों माना गया है कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए थे। देखिए हमें कहते हैं ना कि मैक्स मुलर कहा है कि जो आर्यंस थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से। अब ये कैसे माना गया है, आप देखिए जब यहाँ पे आर्यन आए थे इंडिया में, जब इंडिया में आर्यन आए थे तो यहाँ पे उनके जो देवी देवता है इंद्रा और वरुण, इसकी वो पूजा करते थे। तो ये सेम इंद्रा और वरुण के जो आप ये मान लीजिए जो सबूत हैं, जो उनको मानने के जो वहाँ पे सबूत हैं, वो हमें बोगासकई नाम की जगह पे मिले हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आके अगर यहाँ पे देखिए जहाँ पे आके आर्यंस अगर इंद्र और वरुण भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बोगासकई नाम स्थान पे अगर इंद्र वरुण की पूजा हो रही है तो यानी कि वही आर्यन यहाँ पे आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए कि अगर आप किसी धर्म को मानते हो, अगर आप कोई देश अपना इंडिया छोड़ के अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके बस जाओ तो आप अपना धर्म मानना थोड़ी छोड़ोगे, है ना। तो सिंपल से यही बात है कि अगर सेंट्रल एशिया से वो कैसे माना जाता है, अगर आर्यन वहाँ से आए थे, वहाँ पे वो इंदिरा वरुण की पूजा करते थे, यहाँ पे आके इंदिरा वरुण की पूजा की, तो इसे माना गया कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। दे एंटर्ड इंडिया प्रॉबली थ्रू द खैबर पास अराउंड 1500 BC। अब देखिए ये माना गया है कि ये खैबर पास के ज़रिए आए थे 1500 BC से। फ्रेंड्स देखिए ये तकरीबन 2000 BC में आए थे, यहाँ पे 1500 BC लिखा है, वैसे 2000 BC में आ गए थे, ठीक है। पूरी तरह से 1500 BC में आए थे। अब देखिए खैबर पास क्या है, इसे हिंदू कुश माउंटेन कहते हैं। खैबर पास वो इलाका है जहाँ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है, जो बीच का रास्ता है इंडिया आने का, यानी कि एक तरफ अफ़गानिस्तान की पहाड़ी, एक तरफ पाकिस्तान में, तो जो बीच का रास्ता है यानी कि वो रास्ता जो पाकिस्तान से सीधे इंडिया में आता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, तो आपको खैबर पास से आना पड़ेगा। तो आर्यन वहाँ से आए थे। द होली बुक ऑफ ईरान ज़ैंड अवेस्टा इंडिकेट्स एंट्री ऑफ आर्यंस टू इंडिया वाया ईरान। अब देखिए जो होली बुक है ईरान की, जो देखिए पवित्र पुस्तक है, जो होली पुस्तक है ज़ैंड अवेस्टा, उसमें कहा गया है कि जो आर्यंस है वो इंडिया में आए थे ईरान के ज़रिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए द अर्ली आर्यंस डिड नॉट हैव टू लुक रूट्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द हड़प्पन एंड हैड क्रॉस्ड द हाई passes of Hindu Kush and reached the middle course of the Amu Darya, where they had set up a trading post at Short गई। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहले चरण की बात करें, अगर हम प्रारंभिक आर्यों की बात करें कि वो आर्यन जो सबसे पहले आए थे वो कहाँ पे आए थे। देखिए उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उन्हें कोई रास्ता देखना नहीं पड़ा,
यानी कि अगर मैं उन्हें इंडिया में आना था, उन्होंने इंडिया आने के लिए कोई रास्ता नहीं देखा था, वो वैसे इंडिया में आ गए थे। अब देखिए हड़प्पा वासी है, हड़प्पा जो जो हड़प्पन लोग थे, जो हड़प्पा वासी जो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने क्या किया, जो हिंदू कुश के जो ऊंचे दर्रे थे, जो ऊंचे ऊंचे उनके पासेस थे, उनको पार किया। ठीक है, यानी कि कहने का ये मतलब है जो आर्यन पहले आए थे उन्होंने रास्ता नहीं देखा, जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने क्या किया कि जो ऊंचे ऊंचे जो पासेस थे उनको पार किया। ठीक है, ये खैबर पास की बात हो रही है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत की बात हो रही है, जहाँ पे वो रास्ते हैं उनको पार किया। फिर उसके बाद उन्होंने अमू दरिया, जो अमू जो देखिए दरिया है, उसको उसका जो मिडल वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट खई जो है वहाँ पे एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। यानी कि कहने का ये मतलब है जब भारत में जब आर्यन आ रहे थे तब हड़प्पा वासी जो थे, जो आर्यन थे, जो इंडिया में आए थे, जो हड़प्पा वासी यहाँ पे रहते थे, आर्यन को रास्ता पता नहीं था इंडिया का, जबकि जो हड़प्पा वासी थे उनको रास्ता पता था। उन्होंने हिंदू कुश के दर्रे पार किए, फिर वो उन्होंने अम्मो दरिया का जो पार किया, फिर वहाँ पे उनको मध्य में उन्होंने एक शॉर्ट कोई नामक स्थान पे क्या किया, एक व्यापारिक चौकी बना ली। यानी कि इंडिया में पूरी तरह से एंटर होने से पहले वहाँ पे उन्होंने रहने से पहले व्यापार स्थापित कर लिया। ठीक है, ये हड़प्पन की बात हो रही है, जबकि आर्यन का ऐसा नहीं था। इन द ऋग्वैदिक पीरियड द नॉबल्स वर एडवाइज टू ईट फ्रॉम द सेम वेसल एज द वेज फॉर सक्सेस। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में बात करें, ये बात कौन सी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर जो नॉबल्स थे, नॉबल्स होते हैं कुलीन, अगर उनको नॉबल्स को देखिए सफलता हासिल करनी, सक्सेस पानी थी, तो उन्हें एक ही बर्तन में खाने की सलाह दी जाती थी। ठीक है, आप देखिए जो इस टाइम पे जो आर्मी है हमारी, जो इंडियन आर्मी है, वहाँ पे भी उनको एक ही बर्तन में खाने के लिए कहते हैं। ठीक है, पहले भी ऐसा था। अगर यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में ऐसा लिखा गया है, ऐसा माना गया है कि जो नॉबल्स थे उनको एक ही बर्तन में खाने की सलाह दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इससे वो जल्दी सफलता ले सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि कहते कि जिसकी ज़रूरतें कम है, ठीक है, वो जल्दी बंदा सक्सेस होता है। ऐसे ही है, देखिए अगर आप ज़्यादा बर्तन लेके चलोगे, सब कुछ लेके चलोगे, तो वज़न उठाना पड़ेगा काफ़ी। ठीक है, एक ही बर्तन में खाने की सलाह ये है कि वो जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे माना गया है। मेटल केम टू बी नोन एज अयास एंड आयरन एज कृष्णास। अब देखिए जो मेटल है, ठीक है, जो धातु है, जो मेटल है, उसे अयास कहते थे, और जो आयरन है उसे कृष्णास कहते थे, ब्लैक मेटल। अब देखिए यहाँ पे मैंने लोहे की बात की है, पर लोहा जो है उसकी खोज हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक लाइन आई है कि जो आयरन है उसे कृष्णास कहते हैं, यानी कि ब्लैक मेटल। तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए कि ब्लैक मेटल किसे कहते हैं, लोहे को या कृष्णास जो है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन मुझे बताइए कि जो ऋग्वैदिक है, जो ऋग्वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोहे को किस नाम से जाना गया है, या कृष्णास को क्या कहा जाता है, तो उसे लोहा ही कहा जाता है। ठीक है, द वैदिक टेक्स्ट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल स्ट्रेटा। अब देखिए जो वैदिक पीरियड है उसे 2 भागों में बांटा गया है, द अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक। देखिए मैंने यहाँ पे पहले आपको ऊपर बता दिया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो वैदिक पीरियड से 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक कौन सा टाइम है जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, और लेटर वैदिक कौन सा है जिसमें अन्य वेदों की, यानी कि जो बाकी के जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसकी रचना हुई थी। अब देखिए हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पूरी तरह से अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में था। अब देखिए सोर्सेज की बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं कि ताकि आपके दिमाग में एकदम से ही आए, कि ताकि आपको ये याद रहे। देखिए यहाँ पे क्या था, ऑल नॉलेज ऑफ आर्यंस फ्रॉम वेदास स्पेशली ऋग्वेदा। देखिए जितनी भी हमें आर्यंस के बारे में सारी नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। लैंग्वेज कौन सी थी इनकी, संस्कृत। अब देखिए दुनिया में सबसे पहली इस्तेमाल होने वाली भाषा कौन सी है, वो संस्कृत भाषा ही है। दुनिया की पहली भाषा कौन सी थी, संस्कृत। अब देखिए इनकी जो ऋग्वेद की लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है। उपनिषद एंड लेटर 3 वेदास 1000 BC टू 500 BC, यानी कि देखिए जो ये 1000 BC से 500 BC, ये कौन से कितने साल है, 500 साल है। यानी कि पहले जो 500 साल थे, 1501 से 1000 के बीच में, उसमें ऋग्वेद की रचना है। आगे के जो 500 साल है, 1000 से 500 के बीच, उसमें उपनिषद और
3 वेदों की रचना हुई है। उपनिषदों की कितनी संख्या है? 108। उपनिषद का मीनिंग क्या है? अब देखिए उपनिषद का मीनिंग क्या है? टू सिट नियर वन समवन, यानी कि किसी के पास बैठकर सुनना। अब देखिए उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों वेदों पुराणों में तो भगवानों के बारे में लिखा है, गॉड्स के बारे में लिखा हुआ है, पर उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है? उपनिषदों में ऋषियों के बारे में लिखा है कि जो ऋषियों की बातें हैं कि इस ऋषि ने ये कहा था, इस ऋषि ने वो कहा था, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उपनिषद में लिखी गई है। उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर समवन, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी के पास बैठ के किसी की बातों को सुनते हैं, वो किस में दर्ज है? वो उपनिषद में दर्ज है। तो इसका यही मीनिंग है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद। और नेक्स्ट है पुराण। हमारे टोटल 18 पुराण हैं जो हिस्ट्री से, फिलॉसफी से, कॉस्मोलॉजी से, एजियोलॉजी से संबंधित है। अब देखिए हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, फिलॉसफी का मतलब है दार्शनिक, और कॉस्मोलॉजी का क्या मतलब है? कॉस्मोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि इसमें क्या है कि ग्रहों की चाल बताई गई है कि ग्रहों की चाल कैसी है, वो कैसे इंसान को इफेक्ट करती है, ये कॉस्मोलॉजी में है जो पुराणों के अंदर दर्ज है। और जेनोलॉजिस्ट का मतलब है वंशावली, यानी कि इसमें ये बताया, ये किसी परिवार की भी हो सकती है या वैसे भी हो सकती है। ये बताते हैं कि पहले ये वंश आया, बाद में दूसरा वंश आया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जो राजा आते गए उनके बारे में जेनोलॉजिस्ट में। अब देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ पे नीचे देखा है द ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि, इंद्रा, वरुण एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट एंड सीजिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ऋषियों के परिवारों के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में क्या है? ऋषियों के जो परिवारों के द्वारा जो अग्नि, इंद्र, वरुण, ठीक है, और बाकी जो अन्य देवताओं के जो अन्य गॉड्स के नाम जो आए हैं, ठीक है, उसमें की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। यानी कि आप देखें कि अगर अग्नि, इंद्र, वरुण या अन्य बाकी जो देवी देवता हैं, जो बाकी जो गॉड्स हैं, जो भगवान हैं, जो देव हैं, उनको क्या क्या प्रार्थनाएं करनी है उसके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में। पर इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है ऋग्वेद के कवियों ने और ऋग्वेद के ऋषियों के परिवार द्वारा, यानी कि ऋग्वेद के कवि और ऋषियों के परिवार द्वारा इसमें लिखा गया है कि किस भगवान को क्या प्रार्थना करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में ये लिखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि ऋग्वेद में क्या मेंशन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, तो आप इसको अच्छे से करिए, यूजीसी नेट आपका आराम से हो जाएगा। From Rigveda we know to about that there are 33 gods that time who were divided into 3 category। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ऋग्वेद में से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में या उस समय 33 यानी कि 33 देवता थे जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था। हेवनली गॉड्स, एटमॉस्फेरिक गॉड और अर्थली गॉड, यानी कि हेवनली गॉड्स यानी कि स्वर्गीय देवता, एटमॉस्फेरिक गॉड यानी कि वायुमंडलीय देवता, और अर्थली गॉड होता है यानी कि सांसारिक देवता। अब देखिए वरुण, सूर्य, अदिति एंड सावित्री, ये कौन थे? ये हेवनली गॉड थे। इंद्र, रुद्र, मारुट्स एट्सेट्रा, ये कौन थे? ये एटमॉस्फेरिक गॉड्स थे। ठीक है। अग्नि, सोम एंड पृथ्वी, ये कौन से? ये अर्थली गॉड थे यानी कि संसारिक। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप देखिए आपको मैथ्स दी कॉलम दे देंगे, बताइए कि इनमें से देखिए कि हेवनली गॉड कौन थे, एटमॉस्फेरिक कौन से थे, अर्थली कौन से थे। आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान आर क्लियरली डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा। दीज आर कुभा, क्रुमो, गोमती, जिगोमुल या सुवस्तु या स्वात। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियरली यहाँ से वर्णन है, इसे क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वो कौन सी नदियाँ हैं? कुभा, क्रुमु, गोमती और स्वस्तु। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि ऋग्वेद में इनमें से अफगानिस्तान से कौन सी एक नदी फेमस है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आएगा। देखिए एग्जाम में बारीकी से क्वेश्चन, हम कहते हैं ना बहुत बाहर से क्वेश्चन आ गए, बारीकी से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, बस आपको पढ़ने में सही होना चाहिए। आप उसको अच्छे से पढ़िए।
ये क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये 4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द आर्यंस केम थ्रू द माउंटेन्स विच वर कंसिडर्ड द dwelling प्लेस ऑफ देयर गॉड्स, दीज आर रिपीटेडली मैंशन इन द ऋग्वेदा। यानी कि देखिए, क्योंकि देखिए यह माना जाता है कि जो आर्य थे वो पहाड़ों से आए थे, ठीक है, पहाड़ों के रास्ते से आए थे, जिन्हें उनके देवताओं का स्थान माना जाता है। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में बार बार किया है। अब देखिए ये कहा गया था, जो आर्य आए थे, जो आर्यंस आए थे, वो कहाँ से थे? वो पहाड़ों से आए थे, ठीक है। तो जहाँ पे उनके जो देवी देवता है, जिनको वो मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं पहाड़ों में। तो जिसे बार बार ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में यही कहा गया है कि जो आर्य थे वो पहाड़ों से आए थे, उनके देवता भी वहीं रहते थे। तो ये सब कुछ था इसमें, ठीक है। मेरू ए माउंटेन बियॉन्ड द हिमालय इज ए हैप्पी डिवाइन अबॉर्ड इन द महाभारत एंड द पुराण। अब देखिए महाभारत और पुराण में, ठीक है, मेरू नाम का जो माउंटेन है, जो हिमालय से थोड़ा सा परे है, ठीक है, तो उसे मेन माना गया कि जो मेरू नाम का जो पहाड़ था, तो जो महाभारत और पुराण में फेमस है। महाभारत और देखिए पुराण में मेरू नाम के पहाड़ों की जो बार बार बात की गई है। द ऋग्वेदा हैज़ मैनी थिंग्स इन कॉमन विद द अवेस्ता विच इज़ ओल्डर टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज। अब देखिए ईरानी भाषा में जो एक टेक्स्ट है, जो एक रचना है ईरानी भाषा में, जिसका नाम है अवेस्ता, ऋग्वेद जो है काफ़ी मिलता जुलता है उससे। यानी कि ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की जो रचना है उसकी जो सारी जो मतलब कि जो उसमें अंदर दर्ज है ऋग्वेद में, वो तकरीबन ईरानी भाषा के अवेस्ता से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बनता है कि बताइए कि ऋग्वेद जो है वो किस चीज़ से मैच होता है, या किस ग्रंथ से मैच होता है? वो अवेस्ता से मैच होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, द टू टेक्स्ट यूज़ द सेम नेम्स ऑफ सेवरल गॉड्स एंड इवन फॉर सोशल क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो जो ग्रंथ हैं उसमें कई ईश्वर, यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के बारे में देखिए कहा गया है। यानी कि देखिए जो टू टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो मेनली जो टू टेक्स्ट है, यानी कि जो एक ऋग्वेद है, अवेस्ता है, उसमें क्या है, अलग अलग भगवानों के बारे में बताया गया है और अलग अलग सोशल क्लासेस यानी कि सामाजिक वर्गों के बारे में बताया गया है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इज बेस्ड ओनली द वैदिक टेक्स्ट विच वर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ ऋग्वेद। देखिए अगर हम जैसे हम इसके बाद अर्ली वैदिक के बाद जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद में मेनली किसके बारे में बात की गई है? मेनली वहाँ पे वेदों के बारे ही बात की गई है जो ऋग्वेद के बाद में आए थे। यानी कि ऋग्वेद के बाद जो वेद आए थे, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे, लेटर वैदिक पीरियड में उसी के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे नाम भी इसके देखिए आ चुके हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड द ब्राह्मण्स के बारे में भी हमें ऋग्वेद में पता चलता है। उसके बाद अरंक्यास, उपनिषद एंड सूत्रास, ठीक है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? ठीक है, ऋग्वेद में। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास वर नोन एज संहितास। अब देखिए जो वैदिक हाइम्स हैं, यानी कि जो वेदों में जो वैदिक जो भजन है, जो मंत्र है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संहिता कहते हैं या संहिता कहते हैं, हिंदी में संहिता, ठीक है। For purpose of singing, the prayers of Rig Veda were set to tune, and this modified collection was known as Samved Samhita। अब देखिए जो गायक है, जो गायन जो गाने जो सिंगिंग है, जो गायन है, ठीक है, उनको जब गाया जाता था, ठीक है, यानी कि जो सिंगिंग करने का जो पर्पस था, जो गाने का जो पर्पस था, जो लक्ष्य था, ठीक है, वो हमें मेनली देखिए किस पे मिलता है? वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में देखिए बताया गया है कि जो प्रेयर्स कैसे करनी है, ठीक है, इस सब के बारे में बताया गया है। अब देखिए ऋग्वेद में प्रेयर्स के बारे में बताया गया है, बाकी के जो वेद थे उसमें म्यूज़िक वगैरह ये बताया गया था। तो उस जो ऋग्वेद में जो प्रार्थना थी उसको कैसे म्यूज़िक में लाया जाए, तो ये सब जो था इसमें बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए द यजुर्वेद कंटेन ओनली वन हाइमन्स बट आल्सो द रिचुअल्स विच हैव टू अकम्पनी देयर रेसिटेशन। अब देखिए यजुर्वेद में क्या है, उसमें केवल भजन नहीं है, यानी कि ये बात नहीं कि उसमें भजन नहीं है, उसमें क्या है कि बल्कि उसमें
देखिए उसमें कई रिचुअल्स है, अनुष्ठान है, रिवाज हैं, ठीक है, जिनमें किसी भजन को शामिल करना है। अब देखिए ऋग्वेद में सिर्फ भजन बताए गए हैं, यजुर्वेद में भजन तो है ही है, साथ में क्या है वहाँ पे रिवाज वगैरह है कि कौन से रिवाज में क्या क्या चीज़ गाई जाती है, क्या क्या सब कुछ में बताया गया है। द अथर्ववेद इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। अब देखिए जो अथर्ववेद है, ठीक है, जो अथर्ववेद है वो तीनों वेदों से अलग है। देखिए ऐसा माना जाता है, देखिए कई किताबों में लिखा हुआ है कि अथर्ववेद की रचना जो ऋषि अथर्व ने की थी, पर एक्चुअल में अथर्ववेद की रचना जो है वो भगवान शिव ने की थी, इनकी लॉर्ड शिवा ने इसकी रचना की थी अथर्ववेद में। पहले 3 वेद थे, जब अथर्ववेद आया तब सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई कि ये शिवजी ने, भगवान शिव ने लिख दिया अथर्ववेद, जो कि इसके बारे में कुछ जानते हैं उन्होंने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इसे बाद में इसकी रचना ये सबसे बाद में ये अथर्ववेद आया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि सबसे बाद में आने वाला वेद कौन सा है, तो वह है अथर्ववेद। इट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल टू वार्ड ऑफ ईवल्स एंड डिसीजेज। अब देखिए अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो चार्म्स है, जो स्पेल्स हैं, यानी कि जो इसमें जो बुराइयां हैं और बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए जो मंत्र है, ठीक है, बुराइयों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो मंत्र है वो किस में है, वो है अथर्ववेद में, ठीक है। उसके बाद देखिए इट कंटेंट्स थ्रो लाइट ऑन द बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ नॉन। देखिए नेक्स्ट है कि इट कंटेंस चार्म्स, और ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि इट कंटेंस थ्रो लाइट ऑन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन आर्यंस। अब देखिए कि जो ये इसकी जो इसका कंटेंट है, यानी कि जो इसका अथर्ववेद का जो कंटेंट है, जिसकी जो सामग्री है, वो जो नॉन आर्यंस है, यानी कि जो गैर आर्य है, ठीक है, उसकी मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालती हैं। यानी कि जो नॉन आर्यंस थे उनकी जो मान्यताएं थी, जो वो प्रैक्टिस करते थे, उसके ऊपर ये यानी कि लाइट पुट करते हैं, प्रकाश डालते हैं, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द वेदास आफ्टर द ऋग्वेद फॉर द हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। यानी कि जो हमारे जो 4 वेद हैं उसमें सबसे ऊपर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद अगर किसी वेद की बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल वेद कौन सा है, अथर्ववेद सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द वैदिक लिटरेचर इज़ टुगेदर कॉल्ड द श्रुति एंड they include apart from the 4 Vedas, the Brahman, the Arankyas, the Upanishad। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सभी जो वैदिक साहित्य हैं, यानी कि जो सभी वैदिक लिटरेचर हैं, अगर उसको एक साथ रखा जाए, यानी कि जितने भी सारे जो वैदिक लिटरेचर हैं, तो उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को श्रुति कहते हैं। यानी कि श्रुति का क्या मतलब है, जितने भी वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य हैं, सबको एक साथ रखना, एक साथ क्या कहते हैं उसे, श्रुति, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 4 वेद हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, इसे शामिल किया गया है। द ब्राह्मण आर सीरीज ऑफ टेक्स्ट दैट फॉलो वैदिक संहितास। अब देखिए जो ब्राह्मण है, ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण है, देखिए जो ब्राह्मण जिसको फॉलो करते हैं उसे वैदिक संहिता कहते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों का जो ग्रंथ है, उसकी अगर हम सीरीज़ की बात करें उसे वैदिक संहिता कहते हैं। दीज आर रिचुअल टेक्स्ट। ये कौन से टेक्स्ट हैं जिसे ब्राह्मण फॉलो करते हैं, ये अनुष्ठान ग्रंथ हैं, ये रिचुअल टेक्स्ट हैं जिसमें उनके रिवाज वगैरह लिखे गए हैं कि कौन से समय में क्या क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ करनी है। ब्राह्मण्स अटैच टू ऋग्वेद आर एटरिया कौष्टिकी। अब देखिए जो ब्राह्मण है, यानी कि जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से जुड़े, देखिए ऋग्वेद से जुड़े ब्राह्मण कौन से हैं, अटरिया है और कौशिकी है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपको ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद से जो बताइए कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण जो ऋग्वेद से जुड़े हैं। ऋग्वेद से जुड़े जो ब्राह्मण हैं वो अटरिया है, कौशिकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे किसने कंपोज किया था, इसे हॉट्री पुजारी, जो इनकी हॉट्री जो प्रीस्ट है उसने कंपोज किया था इसे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हॉट्री जो पुजारी थे या जो हॉट्री जो ऋषि थे, उन्होंने जो था इसे कंपोज किया था, ठीक है, जो ऋग्वेद के जो अटरिया और कौशिकी जो है जो, ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण है उनके बारे में। ब्राह्मण्स अटैच टू
सामवेदा और जैमिनी, तंड्या मशा, पंचायव्स, छंदोग्या, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं। इसे किसने कंपोज किया था? इसे किया था उदाकृति ने, ठीक है, या उदगति ने, ठीक है, उदगत्री ने इसे कंपोज किया था। अब देखिए जो ऋग्वेद में, जो मैंने जैसे पीछे बताया था, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है जिसमें अटरिया कौशिकी की बात है, इसे कंपोज किया था हॉटरी ने। अब जो ब्राह्मण जो अटैच है, यानी कि जो सामवेद से जुड़े जो हैं, ऋग्वेद की बात तो हमने कर ली, अब सामवेद से जुड़े जो ब्राह्मण है, जैमिनी है, तांड्यमशा है, पंचविश है, छांदोग्य है, ठीक है, इसे किसने कंपोज किया है? इसे किया है उदगति ने। यजुर्वेद से जो ब्राह्मण जुड़े हैं, ठीक है, इसे वो कौन से ब्राह्मण हैं? देखिए यजुर्वेद के जो ब्राह्मण अटैच हैं, ठीक है, वो है सतपथा जो ब्राह्मण है, उसे किसे कंपोज किया है? अधवरयु ने, ठीक है, या आदिवरयु भी कह सकते हैं, ठीक है, अधवरयु या आदिवरयु से कह देते हैं कई बार। और अथर्व से जो जुड़े ब्राह्मण हैं वो गोपथ ब्राह्मण हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में से पक्का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। एग्जामिनर हमेशा यही कहता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें स्टूडेंट फंस जाए, तो आपका फंसना कहीं नहीं है, आप इसको अच्छे से करिए, जो चीज़ नहीं आती बार बार करिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चारों की बात हुई है कि जो ऋग्वेद है वो अटरिया कौशिकी है, उसे हॉटरी ने किया है, जो सामवेद है उसे उदगति ने किया है, यजुर्वेद वाला अध्वर्यु ने किया है, ठीक है, तो अथर्ववेद से जुड़े जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द ब्राह्मण थ्रो लाइट ऑन द सोशल पोलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस एंड फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर रिलीजन स्पेशली सेक्रीफाइस। अब देखिए जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है उसके अगर हम सामाजिक राजनीतिक यानी कि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, ठीक है, आर्यन, ठीक है, अगर हम ब्राह्मण आर्यों की बात करें, उनका जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ था, ठीक है, उनमें एक ख़ास चीज़ें क्या थी, उसमें जो रिलीजन था, उनका धर्म, उनका जो विशेष रूप से अगर हम बात करें तो जो उनका बलिदान था उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ब्राह्मण आर्य थे उसके अगर हम उनकी लाइफ की बात करें, उनके सोशल पॉलिटिकल लाइफ की बात करें कि वो कैसे जीते थे, वहाँ पे उनके धर्म के बारे में, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में ज़्यादातर हमें मिलता है कि वो क्या क्या करते थे, कैसे कैसे, ठीक है, वो कौन सा बलिदान करते थे, ऐसे करके। तो इनकी ब्राह्मणवाद यहाँ से तकरीबन माना जाता है शुरू हुआ था। दे आल्सो कंटेन रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले फॉर द रिस्पेक्टिव वेदास एंड इट्स प्रीस्ट। अब देखिए वे भी जो वेद है, जो उनके जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, उनके लिए जो रिचुअल्स यानी कि जो अनुष्ठान है, सूत्र होते थे, यानी कि वो जो रीति रिवाज अपनाते थे, वो जो उनके रिचुअल हैं वो जो अपनाते थे, वो वेदों के अनुसार जो उसमें लिखा था उसमें वो मनाते थे। द अरंक्यास आर फॉरेस्ट बुक दैट आर ट्रीटिस ऑन मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी एंड आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए बात हो रही है यहाँ पे कि जो ये देखिए जो अरंक्यास है, ठीक है, यानी कि जो अरंक्या है, उनकी जो वन पुस्तकें हैं, उनकी जो फॉरेस्ट बुक्स हैं, वो एक देखिए रहस्यवाद और दर्शन पर संधियाँ हैं, यानी कि रहस्यवाद है, उनका जो मिस्टिसिज्म होता है ना कि रहस्यवाद, पता नहीं उसमें क्या सच था क्या झूठ था, मिस्टिसिज्म कहते हैं कि जो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, वो, और फिलॉसफी के ऊपर बेस था। अब देखिए यहाँ पे अरंक्या की बात हो रही है, जो अरंक्यास हैं उनकी बात हो रही है, उनकी जो फॉरेस्ट बुक्स हैं, जो उनकी वन पुस्तकें हैं, फॉरेस्ट बुक्स हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ पे मिस्टिसिज्म की बात हो रही है, वहाँ पे फिलॉसफी की बात हो रही है, ये इनका मिक्सचर था यहाँ पे, ठीक है। तो इनके यही हिस्से जो हैं वो ब्राह्मणवाद में भी मिलते हैं, इनकी ब्राह्मण्स में भी मिलते हैं, इनकी जो ब्राह्मण के जो हिस्से हैं फिलॉसफी वगैरह के, वो अरंक्यास के ही कुछ हिस्से हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम अरंक्यास की सूत्रों की बात करें, अरंक्यास की बुक्स की बात करें, तो वो भी एक हिस्सा है ब्राह्मण्स का। दे एक्सप्लेन द मेटाफिजिक्स एंड सिम्बॉलिक्स ऑफ सेक्रीफाइस। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने मेटाफिजिक्स जिन्हें हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं, और जो वो सेक्रीफाइस करते थे उनके लिए जो सिंबल थे उनकी इसमें व्याख्या की गई है, यानी कि सेक्रीफाइस के सिंबल क्या है, ये वगैरह सब कुछ इसमें अरंक्या इसमें जो है दिया गया है, ठीक है।
दे ले एम्फेसिस नॉट ऑन सेक्रीफाइस बट ऑन मेडिटेशन। अब देखिए वे बलिदान पर नहीं बल्कि ध्यान पर जोर देते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर हम ब्राह्मणवाद की बात करें, आर्यन की बात करें, वहाँ पे उनके बलिदान के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस के बारे में इतना नहीं ध्यान दिया गया, यहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। अब देखिए दे आर इन फैक्ट अपोज टू सेक्रीफाइस एंड मैनी ऑफ द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। अब देखिए जो उनका जो तनाव था, यानी कि जो उनका मेन फोकस था, ठीक है, वो किसके ऊपर था। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बात कही गई है कि वो सेक्रीफाइस के जो सेक्रीफाइस था वो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट थे, इसलिए वो रिचुअल प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने देखिए काफ़ी रिचुअल प्रैक्टिस की हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी जो है रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस की हैं, पर वो सेक्रीफाइस नहीं करते थे, ठीक है। वो किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, दे स्ट्रेस इज ऑन मॉरल वैल्यू, वे नैतिक जो कर्म कांड है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद में क्या है कि वो बलिदान देते थे, बलि देते थे, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो बलि के वो बिल्कुल अपोज थे, वो ज़्यादातर मॉरल वैल्यू के ऊपर ध्यान देते थे। दे फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द वे ऑफ वर्क एंड द वे ऑफ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक ब्रिज बना रखा था किसके बीच में, यानी कि एक मध्यस्थ, यानी कि एक ब्रिज था किसके बीच में, वे ऑफ वर्क उनके काम करने के तरीके में और उनकी नॉलेज के ज्ञान के तरीके में, यानी कि जो उनकी सोच थी उसमें और उनका जो काम करने का तरीका था उसमें क्या था, एक ब्रिज था, एक उसमें उन्होंने एक ब्रिज बना के वो चले थे, यानी कि उनका ये काम उन्होंने बांटा हुआ था कि ये जो काम है ये ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए जो वे ऑफ वर्क है वो कर्म मार्ग उसे कहते हैं, ठीक है, ये कौन मानते थे, ये मानते थे इसे ब्राह्मण। अब जो वे ऑफ नॉलेज है इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, इसे लिया गया है उपनिषद से, ठीक है। यानी कि जो वे ऑफ वर्क है वो ब्राह्मण से और जो वे ऑफ नॉलेज है वो उपनिषदों में लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये बात हुई है। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट अरंक्यास आर अटरिया। अब देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ब्राह्मण जो थे वो सेक्रीफाइस वगैरह करते थे, अरंक्यास जो थे वो सेक्रीफाइस नहीं करते थे, ठीक है, वो उसके अपोज थे। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इसके अपोजिट कौन थे। अरंक्यास यानी कि अरंक जो थे वो बलिदान के यानी कि सेक्रीफाइस के अपोजिट थे, ठीक है, जबकि ब्राह्मण उसके अगेंस्ट नहीं थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सम इम्पोर्टेंट अरंक्यास आर अटरिया अरंक्या, कौशिकी अरंक्या एंड तटरिया अरंक्या। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट अरंक्या हैं वो अटरिया हैं, कौशिकी हैं और तटरिया हैं, ठीक है। द उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता विच मीन द एंड ऑफ द वेदास। अब देखिए उपनिषदों में देखिए बहुत सारी दार्शनिक अटकलें हैं। उपनिषदों में क्या है, बहुत सारे फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है, यानी कि इसे दार्शनिक अटकलें कहते हैं। जैसे देखिए इन्हें आमतौर पे क्या कहा जाता है, इन्हें आमतौर पर वेदों का अंत कहा जाता है। अब देखिए वेद जब आए थे, पहले वेद आया ऋग्वेद, फिर उसके बाद में 3 वेद और आए, फिर साथ में उपनिषद आए। टोटल 108 उपनिषद हैं, ठीक है। अब देखिए उपनिषदों को वेदों का अंत कहा जाता है। पहले क्या होता था कि लोग वैदिक जो वेदों के अनुसार चलते थे, जब बाद में उपनिषद आने लग गए तो लोग वेदों की जगह पे उपनिषदों को मानने लग गए, ठीक है, यानी कि वेदों को छोड़कर फिर उन्होंने उपनिषदों को मानने लग गए, तो इसलिए इसे वेदों का अंत कहा जाता है। वन रीज़न इज़ दैट दे केम एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड और दे आर वर थॉट एट द एंड ऑफ वैदिक इंस्ट्रक्शन। अब देखिए एक कारण ये भी माना जाता है यहाँ की कि ये जो उपनिषद आए थे वो वैदिक काल में अंत में आए थे, बिल्कुल, ठीक है। जब चारों वेद लिखे जा चुके थे तब उसके बाद आए थे उपनिषद, वैदिक काल बिल्कुल अंत में आए थे, तथा या भी वैदिक शिक्षा में यानी कि जो वैदिक जो स्टडी है, ठीक है, उसके जो अंत में पढ़ाए गए थे। यानी कि सिंपल सी बात करें कि उपनिषदों के फेमस होने का कारण क्या था, लोग वेदों के ऊपर ट्रस्ट क्यों करने लगे थे, क्योंकि वो वेदों के बिल्कुल एंड में आए थे, ठीक है, और वेद जब होते थे उसके बाद उपनिषदों को पढ़ाया जाता था, इसलिए वेदों की जो उसका जो मॉरल वैल्यू है जो उसकी वो ज़्यादा बढ़ गई। These texts were compiled around 600 BC and criticized the ritual
एंड द लेट स्टैंड ऑन द वैल्यू ऑफ राइट्स बिलीफ नॉलेज। अब देखिए ये जो उपनिषद हैं ये लगभग 600 BC के आसपास लिखे गए, और ये जो कट्टर जो होते हैं ना रिचुअल्स, जो रिवाज होते हैं, ये उनके खिलाफ थे। ये किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे? ये ज़्यादा ध्यान देते थे विश्वासों पर। ये नहीं कहते थे कि वेदों में जो लिखा गया है इसके ऊपर जो कट्टर रूप से जो वहाँ पे आपको अनुष्ठान करने के लिए दिए गए जो रिचुअल्स, जो बड़े मुश्किल से जो रिचुअल्स होते थे, जो रिवाज होते थे, जो अनुष्ठान होते थे, उसे किया जाए, ये इसकी बजाय राइट बिलीफ पर और राइट नॉलेज पर विश्वास रखते थे। यानी कि जो चीज़ सही है उसके ऊपर भी ये ज़्यादा ध्यान देते थे। ये सोचते थे कि जो ज्ञान का मूल्य, जो नॉलेज वैल्यू है, जो बिलीफ वैल्यू है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसके फेमस होने का ये कारण था। दे एम्फेसाइज दैट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द आत्मा शुड बी एक्वायर्ड एंड द रिलेशन ऑफ आत्मा एंड द ब्रह्मा शुड प्रॉपरली अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे एक बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि उपनिषदों में एक बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो आत्मा है, यानी कि जो इंसान की जो आत्मा है, और जो ब्रह्मा है, जिन्होंने हमारी जो पूरी दुनिया की रचना की है वो, ठीक है, उसके संबंधों को आपस में बिल्कुल ठीक से समझाया गया है। ठीक है, यानी कि क्लियरली डिफाइन किया गया है जो आत्मा है, जो परमात्मा है, यानी कि जो आत्मा है, जो ब्रह्मा है, उनका आपस में संबंध क्या है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसे क्लियरली यहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। इसी तरह से इसलिए ये ज़्यादा फेमस होने का कारण है। अब देखिए हमारे जो 10 जो उपनिषद हैं, वैसे टोटल 18 उपनिषद हैं, हम 10 उपनिषद यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, पाशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कौशिकोपनिषद, तत्त्वयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद तथा या एंड बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, तो ये थोड़े से नाम थोड़े से मुश्किल हैं, पर आप इसको अगर देखोगे तो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी एक ड्यूटी बनती है कि जो जो मैंने हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं इस पूरे वीडियो में, आप उसे किसी एक जगह पे लिख लीजिए। उससे ये होगा कि जो आपके ये खुद से नोट्स बनेंगे अलग से, आप एक कॉपी लगा लीजिए कि देखिए मैं एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, उसमें जो मैं हाईलाइट पॉइंट मैं करता हूँ, आप उसको साथ साथ लिखते जाइए। उसमें क्या है कि आपके एक अच्छे से जो एक खुद के नोट्स बन जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, कि जब आप एग्ज़ाम से उसे 2 या 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ही पढ़ोगे तो आपको पूरा सिलेबस करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ोगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न तक हमें जाना है, तो आप इसे करोगे हाईलाइटेड पॉइंट को, तो आपकी तैयारी देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। These are commentaries append to the Arenques and deal mainly with philosophy and religion। अब देखिए ये जो यहाँ पे देखिए क्या गया है, ये जो अर्यांक से जुड़ी जो यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं, यानी कि कमेंट्री से अर्यांक से जुड़ी हुई, इसमें क्या है, ये जो 10 के 10 जो उपनिषद हैं ये अर्यांक है, उससे ये जुड़े कमेंट्रीज हैं। ठीक है, और ये मेनली किसके ऊपर, ठीक है, मेनली ये किसके ऊपर डील करते हैं, ये फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र और धर्म के ऊपर यानी कि रिलीजन के ऊपर डील करते हैं। यानी कि ये किससे जुड़ी हैं, ये अर्यांक से जुड़ी टिप्पणियां हैं, ये अर्यांक से जुड़ी कमेंट्रीज हैं, और ये मेनली फिलॉसफी और रिलीजन से डील करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, पूछ सकते हैं, देखिए कि जो उपनिषद हैं वो मेनली किससे डील करते हैं, फिलॉसफी एंड रिलीजन से। ठीक है, द स्मृति आर द ऑक्सिलरी ट्रीटीज ऑफ द वेदास और देयर सप्लीमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्मृति है वो वेदों या उनके पूरक के सहायक ग्रंथ है, यानी कि जो स्मृतियाँ हैं, ठीक है, वो सप्लीमेंट है किसका। ठीक है, अब देखिए जो वेद, जो स्मृति वेद हैं, जो स्मृति हैं वो वेदों, ठीक है, अब देखिए जो स्मृतियाँ हैं, ये सारी जो स्मृतियाँ हैं ये जो वेदों का सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वेदों का अंत होते होते हम पहुँचे उपनिषदों पे। उपनिषद जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इट रेफर्स टू दैट लिटरेचर दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब देखिए जो लिटरेचर था, यानी कि जो इसमें जो लिखा गया था उपनिषदों में, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या था, ये पहुंचाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मनुस्मृति
रिटन बाय मनु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल स्मृति। अब देखिए मनु स्मृति थी सबसे पुरानी स्मृति थी। अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे पास कई तरह की स्मृतियाँ हैं, मनु स्मृति है, ठीक है, ये फेमस बहुत ही। देखिए आज के ज़माने में हर एक देश के पास क्या है, हर एक कंट्री के पास क्या अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि अपना अपना संविधान है। पर पहले क्या था, देखिए कोई देश नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पर चलाया कैसे जाता था। अब देखिए वहाँ पे उस ज़माने में कि चोरी हो जाए, कि कुछ हो जाए, अपराध हो जाए, है ना, क्राइम तो होता ही था। तो उसके लिए कौन सी सज़ा दी जाती थी, वो मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ था। यानी कि किसको कौन सी सज़ा देनी है, तो वो मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ था। मनुस्मृति एक तरह से लॉ बुक थी जिसे लोगों ने फॉलो किया। लगभग इसे 1000 साल तक लोगों ने फॉलो किया, ठीक है, मनुस्मृति को। द पुराण्स आर 18 इन नंबर, ऑफ which the भगवत पुराण एंड द विष्णु पुराण आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18, ठीक है, जिसमें से मेन फेमस कौन सा है, भगवत पुराण और विष्णु पुराण। फ्रेंड्स देखिए हमारे पुराण है 18, उपनिषद है 108 और हमारे जो वेद हैं 4। आपको ये बहुत ज़रूरी है याद होना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जियोग्राफिकल स्प्रेड की कि जो वैदिक टाइम था वो कहाँ से कहाँ तक था। द अर्ली आर्यन सेटल इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट वेस्टर्न यूपी। अब देखिए जो अर्ली आर्यन यानी कि जो प्रारंभिक आर्य यानी कि जो सबसे पहले जो आर्यन यहाँ पे आए थे इंडिया में, वो सबसे पहले अफ़गानिस्तान के ईस्ट यानी कि पूर्वी अफ़गानिस्तान में, फिर जो आज का मॉडर्न पाकिस्तान है वहाँ पे, और जो पंजाब है यहाँ, यानी कि यहाँ के पंजाब की बात हो रही है इंडिया की, और जो पश्चिमी यूपी यानी कि जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ पे रहते। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि बताइए आर्यन इनमें से पहले कहाँ पे नहीं आए थे। तो नहीं का क्या मतलब हुआ कि आपको ये सारा ही याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद हुआ तो आप नहीं का आंसर दे पाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहाँ पे। कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंसर जो 4 थे, चारों के 4 ऑप्शन सही लगते हैं, पर ढूंढना मुश्किल होता है। पर आप इसको अच्छे तरह से करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। द होल रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधु। अब देखिए ये मेनली जो है ये पूरा जो टेरिटरी, ये पूरा जो रीजन था, जो क्षेत्र था जिसमें जो आर्यन पहली बार आकर बसे थे, वो 7 नदियाँ या सप्त सिंधु कहा जाता था। तो इन शॉर्ट बात करें कि जो आर्यन थे वो पहले सप्त सिंधु वाले इलाके में रहते थे, ठीक है, सप्त सिंधु वाले इलाके में रहते थे। देखिए सप्त सिंधु में कौन सी नदियाँ हैं, यानी कि सप्त सिंधु में 7 नदियाँ कौन सी। देखिए जो हमारी पंजाब की 5 नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 5। और 2 नदियाँ कौन सी है, 2 नदियाँ यहाँ पे है सिंधु यानी कि इंडस और सरस्वती, ठीक है। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इंडस और सरस्वती, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो सिंधु नदी है वो इंडस नदी मेन नदी थी, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मेन नदी थी। 5 जो सहायक नदियाँ थी, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम और सरस्वती, ये इसकी सहायक नदियाँ थी। सरस्वती आज नहीं है, ठीक है, सरस्वती नदी आज नहीं है। तो आप ये लिख लीजिए एक बार कि सप्त सिंधु में कौन सी नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सिंधु और सरस्वती। सिंधु नदी की ये बाकी 6 की 6 जो नदियाँ थी वो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स। सहायक नदियाँ का मतलब होता है कि जिस मेन नदी में, जैसे सिंधु नदी, उस मेन नदी में बाकी नदियों का पानी आके उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है, वो होती है सहायक नदी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए उनका राजनीतिक संगठन कैसा था। देखिए हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफ मोनार्कियल फॉर्म, द ट्राइब वाज नोन एज जन एंड इज किंग एज राजन। अब देखिए जो इसका राजनीतिक संगठन था, जो इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, वो पूरी तरह से राजतंत्रीय था, यानी कि मोनार्कियल था, मोनार्कियल फॉर्म में था, ठीक है। जिसमें ट्राइब्स थे यानी कि जो जनजाति थी उनको इसमें जन कहा जाता था। देखिए जनपद की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, जनपद बहुत बाद में आता है, यहाँ पे जन की बात हो रही है। यानी कि जो ट्राइब था उसे जन कहा जाता था, और जो इसका ट्राइब का जो मुखिया था उसे राजा को या उसे राजन कहा जाता था, ठीक है।
यानी कि जनजाति को, ट्राइब को यहाँ पे जन और किंग को यहाँ पे राजन कहा जाता था। ही वॉज अ लीडर इन द बैटल एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। अब देखिए वो बैटल यानी कि लड़ाई का वो नेता होता था, ठीक है, लड़ाई का वो लीडर होता था राजन, और वो अपने कबीले की रक्षा करता था, ठीक है। हिज ऑफिस वॉज नॉट हेरिडेटरी एंड वॉज सेलेक्टेड अमंग द क्लैन मैन। अब देखिए जो मान लीजिए कि एक राजा बन गया, ठीक है, कि राजन बन गया, अब ये नहीं है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा आ गया था, ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे वंशानुगत नहीं था, कुछ भी हेरिडेटरी नहीं था। ये जो राजा था, जो राजन था, वो कबीले के लोगों द्वारा चुना जाता था। क्लैन का मतलब क्या है? कबीला, ठीक है। क्लैंस में लिखना है, क्लैन का मतलब होता है कबीला, इनकी उस कबीले के लोग अपने में से किसी एक राजा को चुन लेते थे, ठीक है। तो ये हेरिडेटरी बिल्कुल नहीं था। द राजन वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट मोनार्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द ट्राइब वॉज इन द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्राइबल काउंसिल लाइक सभास, समिति, गण एंड विधाता। अब देखिए जो राजन था, ठीक है, यानी कि जो राजन था वो एक पूरी तरह से सम्राट नहीं था, पूरी तरह से वो मोनार्क नहीं था, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, जो जनजाति थी यानी कि जो ट्राइब्स थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी वो गवर्नमेंट जो सरकार थी वो कैसी थी? वो आदिवासी जैसी थी, ठीक है। जैसे सभा है, समिति है, ठीक है। यहाँ तक कि देखिए इसमें जो वुमेन्स थी उन्होंने भी गण और विधाता में भाग लिया, यानी कि जो वुमेन्स थी वो भी इसमें भाग लेते थे। यहाँ पे देखिए जो वुमेन्स हैं उनकी जो दशा थी, उनका जो हाल था वो काफ़ी अच्छा था, बुरा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। उनका सभी तरह की आज़ादी थी, ठीक है। इवन वुमेन अटेंड गन एंड विधाता ओनली, ठीक है। जो वुमेन थी, जो महिलाएं थी, वो सिर्फ किसमें? गण और विधाता में भाग लेते थे। मैनी क्लैंस फॉर्म है ट्राइबल। देखिए कई जो क्लैन थे, जब कई कुल थे, जो कई कबीले थे, उन्होंने एक जनजाति बना ली, ठीक है। कई कबीले निकल के आए। द बेसिक सोशल यूनिट वाज द कुल और फैमिली एंड द कुल वाज हेड ऑफ द फैमिली। अब देखिए जो कुल था, जो परिवार था, कुल था, ठीक है, या कुलपा था, उसका जो कुलपा था वो मेन हेड होता था, यानी कि जो कुल था, जो फैमिली था, जो कुलपा था, वो उसका मेन हेड होता था। द किंग वॉज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ विच पुरोहित वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जो किंग था उसे कई जो ऑफिसर थे उसे असिस्ट करते हैं, जैसा आजकल होता ही है कि प्रधानमंत्री को जो मिनिस्टर हैं वो असिस्ट करते हैं। पहले भी ऐसा था कि जो कई ऑफिसर थे, कई लोग थे जो उसे असिस्ट करते थे। तो सबसे मेन इसमें क्या है? पुरोहित, ठीक है। पुरोहित सबसे इसमें इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी वाज द सेनानी, इवन थो देयर वाज नो रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, रेगुलर आर्मी नहीं थी। देखिए स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है? स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है कि राजा के पास ऐसी आर्मी जो हमेशा के लिए उसकी फौज उसके के लिए तैयार हो। जैसे मान लीजिए कहे कि इसके ऊपर हमला कर दो तो वो तुरंत जो है वो स्टैंडिंग आर्मी। जैसे आजकल हर एक देश के पास क्या स्टैंडिंग आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है रिजर्व फोर्स, यानी कि सिर्फ वो फौज का ही काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। उनका मेन लीडर कौन था? सेनानी। द मिलिट्री टेक्निक्स ऑफ द आर्यंस वाज मच एडवांस। देखिए उसकी जो मिलिट्री टेक्निक थी बहुत एडवांस थी। द आर्यंस सक्सीड एवरीवेयर बिकॉज दे पोजेस्ड चैरिट ड्राइवन बाय हॉर्स। अब देखिए आर्यंस की सफलता, जो आर्यंस थे उनके सक्सेस पाने का जो कारण क्या था? कारण ये था आर्यंस का, उन्होंने रथ बनाए होते थे, चैरिट बनाए होते थे, जो जिनके आगे घोड़े लगे होते थे, ठीक है, जिनसे उन्होंने सक्सेस जल्दी पा ली। अब देखिए घोड़े के पीछे रथ है जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी सफलता पा ली, वह लड़ाई जल्दी से जीत जाते थे। देयर वॉज नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम एंड द किंग वॉज मेंटेन्ड बाय वॉलंटरी ट्राइबल ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड बूटी वॉन इन बैटल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, ठीक है, कोई यहाँ पे नियमित देखिए रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। और जो राज्य था यानी कि जो किंगडम था, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट से, जो उनके सब्जेक्ट है कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उसे अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रखते थे, ठीक है। जो देखिए उन्होंने लड़ाई के दौरान जो जीता था उसमें जो लूट थी, जो उसमें उन्हें जीत लिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं,
ठीक है, ये वो अपनी मर्जी से करते थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ फिक्स चीज़ें थी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उनकी सोशल लाइफ की बात करें देखें तो क्या था, द टर्म वर्ना वाज यूज्ड ऑफ कलर, द आर्यंस बीइंग फेयर एंड डेसास डार्क, फैमिली वाज द बेसिक यूनिट, सोसाइटी वाज द पर्ट्रियाचल इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वर्ण का मतलब है कि जहाँ पे वर्ण सिस्टम आ जाए वहाँ पे क्या है कि रंगों की प्रणाली आती है, ठीक है, यानी कि रंग के आधार पर जो काम बांटा जाता था उसे कहते हैं वर्ण सिस्टम। अब देखिए जो आर्यंस थे उनका जो रंग था वो फेयर था, यानी कि साफ था, गोरा था, ठीक है। अब देखिए जो आर्यंस यहाँ पे आए थे ना उनका रंग साफ था, तो यहाँ पे जब पहले लोग रहते थे आर्यन से पहले, उन्होंने उनको अपने ग्रंथ में दास या दस्यु कह के बुलाया, ठीक है। अब देखिए उनका जो आर्यंस का रंग था वो गोरा था, दास का रंग काला था, दास या दसस या दस्यु। दस्यु देखिए दास या दस्यु, ऋग्वेद में ये शब्द आया है दास या दस्यु। ये किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है जो यहाँ पे पहले लोग रहते थे आर्यन से पहले, जब आर्यन आए उन्होंने यहाँ पे इन्हें दस्यु कहा, ठीक है। उसके बाद देखिए फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एज अ पेट्रियार्चल इन नेचर। देखिए जो परिवार था वो समाज की मूल इकाई था। देखिए जो फैमिली था वो बेस था सोसाइटी का, होता ही है ना। तो पेट्रियार्चल इन नेचर, देखिए पेट्रियार्चल क्या मतलब है, पितृसत्तात्मक, ठीक है, और पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो पेट्रियार्चल था यानी कि जिसका पहले फादर होता था, तो वैसे ही यानी कि यहाँ पे पेट्रियार्चल इन नेचर था, यानी कि इसमें पुरुष की या पितृ की या फादर की यहाँ पे ज़्यादा चलती थी, यानी कि आदमी और औरत को एक समान शक्ति, एक समान पावर्स थी, पर ये जो समाज था ये ज़्यादातर पेट्रियार्चल यानी कि पितृ था, इनकी यहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलती थी। वट वुमेन एंजॉय इक्वल पावर विद मैन, मैरिज वाज यूजली मोनोगेमस एंड इनडिसोल्युबल, बट देर आर ए फ्यू इंस्टेंस ऑफ पोलेंड्री, लेविएट एंड विडो रिमैरिज। अब देखें यहाँ पे क्या था कि जो औरतें थी उनको भी आदमियों के समान क्या था, शक्ति प्राप्त थी, पावर्स थी, ठीक है। वे आमतौर पे क्या था कि जो वो मोनोगमस थी, यानी कि वो एकांगी थी, अविवेकी थे, ठीक है। अब देखिए उनको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनकी दशा ख़राब थी, यहाँ पे औरतों की दशा बहुत अच्छी थी, ठीक है। विडो रिमैरिज भी थी, ठीक है, कई कुछ यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं थी, और यहाँ पे विडो रीमैरिज थी, अगर कोई विधवा हो जाए तो वो दोबारा शादी कर सकती थी। अब देखिए द marriageable age seems to be have 16 or 17. Both dowry and bride prices were recognized during the early Vedic period. अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो शादी की जो उम्र थी, जो मैरिज की उम्र थी, वो 16 से 17 साल की यहाँ पे होती थी, ठीक है। अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, यहाँ पे दहेज और दुल्हन को क्या था, कीमती वस्तुओं को दी जाती थी, ठीक है। वैदिक काल में देखिए क्या था, वैदिक पीरियड में क्या था, दहेज और दुल्हन की कीमत को मान्यता दी गई थी, ठीक है। यानी कि दहेज प्रथा, जो डॉरी सिस्टम था, वो यहाँ से चला था, ठीक है। द वर्ड आर्या केम टू रेफर टू एनी पर्सन हु वाज रिस्पेक्टेड। आर्यंस वर फॉन्ड ऑफ सोमा सूरज फॉर फूड एंड ड्रेसेस। अब देखिए जो आर्य शब्द है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसका सम्मान किया गया था। यानी कि जैसे मैंने आपको सिंपल पहले बताया था ना कि आर्यन क्या मतलब है कि पर्सन ऑफ हाई बर्थ, यानी कि उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति, ठीक है, उसे कहते थे आर्यन। उसके बाद देखिए क्या था कि जो आर्यन थे वो किसके शौकीन थे ज़्यादा, वो सोम के, सुरा के, भोजन के, फूड के, ठीक है, या ड्रेसेस के शौकीन थे। सोम रस क्या है, देखिए जो हिमालय के जो फुट हिल्स है, जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो सोम वृक्ष है उसके पत्तों से जो एक सोम निकलता था, एक रस निकलता था जिसे नशा हो जाता था, जिसे सोमरस कहते हैं। सोम वाज ड्रंक एट सेक्रीफाइस एंड इट यूज वाज sanctified by religion. Sura was purely secular and more potent and was disapproved by the priestly poet. अब देखिए जो सोम था वो कब इस्तेमाल किया जाता था, बलिदान पर, ठीक है। सोम से क्या था, एक नशा हो जाता था। इसे धर्म में देखिए इसका जो पवित्र माना गया है, इनकी जो सोम रस है इसे धर्म में भी पवित्र माना गया है। सोम से ही आजकल जो है वो जो शराब है वो बनी है, ठीक है, धर्म में से पवित्र माना गया है। देखिए जो सुरा था,
ठीक है, जो सूरा था वो बिल्कुल अगर हम बात करें उसकी तो उसे अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। और जो सूरा, ठीक है, सूरा की बात हो गई, जो पुरोहित थे उस टाइम के, ठीक है, उसे द्वारा अस्वीकृत किया गया। देखिए यहाँ पे क्या था, जो सोम था उसे धार्मिक मान्यता मिली, सूरा को नहीं मिली। सिंपल सी यहाँ पे ये बात है। Throughout the Vedic period, education was imparted orally. Unlike the Harappans, the Aryan do not seem have to system of writing. अब देखिए वैदिक काल के दौरान क्या था, जो शिक्षा थी, जो यहाँ पे एजुकेशन थी वो ऑरली थी, यानी कि मौखिक रूप से थी, ठीक है, ऑरली एजुकेशन थी यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा वासियों के विपरीत बात करें, हड़प्पन्स के विपरीत अगर हम उसके बात करें तो आर्य के पास लिखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, ठीक है। हड़प्पा वासी की अगर हम विपरीत बात करें, उसकी उलट बात करें तो यहाँ पे आर्य के पास लिखने के लिए कोई प्रणाली थी नहीं, कोई कुछ नहीं था लिखने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो एजुकेशन थी वो ऑरली थी। द आर्यंस लव्ड म्यूज़िक एंड प्लेड द ल्यूट एंड हार्प। अब देखिए जो आर्यंस थे वो म्यूज़िक को प्यार करते थे, म्यूज़िक उन्हें पसंद था, वो फ्लूट बजाते थे, ठीक है। उसके बाद देयर आर रेफरेंस ऑफ और रेयर रेफरेंस टू सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स, ठीक है। जो उनका रेफरेंस था वो गाना गाने में और नृत्य करने वाली लड़कियों के संदर्भ में था। पीपल आल्सो डिलाइटेड इन गैम्बलिंग। अब देखिए जो लोग थे वो जुए से भी खुश थे, ठीक है। दे एंजॉयड चैरिट रेसिंग, वो रथ दौड़ करते थे, चैरिट रेसिंग करते थे, ठीक है। उसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन आर ऑर्नामेंट्स, आदमी और औरत के दोनों के गहने अलग अलग होते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी कैसी थी? अब देखिए देयर ब्रॉन्ज स्मिथ्स वर हाईली स्किल्ड एंड प्रोड्यूस टूल्स एंड वेपन वर मच सुपीरियर टू दोज और हड़प्पा कल्चर। अब देखिए जो इनके जो देखिए जो इनके जो मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हथियार थे, जो इनके हथियार थे वो अत्यधिक कुशल थे, वो अत्यधिक अच्छे थे, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों से। यानी कि जो ये हथियारों का इस्तेमाल करते थे वो कई ज़्यादा बेहतर थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देयर वर आर्टिशन लाइक कारपेंटर्स, वीवर, कॉबलर, पॉटर्स एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या था, कारपेंटर थे, ठीक है, वीवर्स थे, कॉबलर थे, पॉटर थे, इनकी यहाँ पे बढ़ई थे, बुनकर थे, मोची थे, कुम्हार थे आदि, ऐसे कई कारीगर थे यहाँ पे जो अपना अपना काम करते थे, ठीक है। उसके बाद आर्य फॉलोड ए मिक्स इकोनॉमी, पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर इन विच कैटल प्लेड ए प्रीडोमिनेंट पार्ट। अब देखिए जो आर्यंस थे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी, इनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे अपनाई, ठीक है। उसमें क्या आता था, उसमें देखिए पेस्टोरल लाइफ है, एग्रीकल्चर लाइफ है, इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि उनका जो टाइम था, उस टाइम पे क्या था, पैसे वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे क्या था कि जो जिनके पास मवेशी थे, यानी कि जिनके पास जो जानवर होते थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यानी कि यहाँ पे पेस्टोरल और एग्रीकल्चर लाइफ थी, जिनके पास ज़्यादा जानवर होते थे वो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति गिना जाता था। अब देखिए कोई व्यक्ति अमीर है, कोई पर्सन अमीर है, मान लीजिए किसी के पास 100 गाय हैं, ये 100 तरह के जानवर हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। जिसके पास एक भी नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा गरीब माना जाता था। तो पैसे का यहाँ पे कुछ नहीं था, जिसके पास ज़्यादा जानवर थे वो सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। मोस्ट ऑफ देयर वॉर्स वर फॉट ऑफ काउ। अब देखिए लड़ाई किसके लिए होती थी, गायों के लिए, ठीक है। कैटल वर इन फैक्ट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ करेंसी एंड वैल्यूज वर रिकॉर्ड इन द हेड्स ऑफ कैटल। अब देखिए होता क्या था यहाँ पे, देखिए जो उनका जो ज़्यादातर समय जो ज़्यादातर जो उनके युद्ध थे, ज़्यादा उनकी जो वॉर थी, ठीक है, वो गाय के लिए लड़ी जाती थी, ठीक है। अब देखिए जो जानवर थे वो रियलिटी में अगर बात करें तो वो एक प्रकार की करेंसी थी, ठीक है। करेंसी उस समय थी नहीं, जो जानवर थे, जो मवेशी थे, जो कैटल थे, उस टाइम की वो एक तरह की करेंसी थी, ठीक है। जो उनके जो हेड थे मवेशियों के, जो इनकी जो मवेशियों के जो सर थे, ठीक है, उन्हें माना जाता था। अब देखिए होता क्या था कि यहाँ पर सिंपल सी आपको यहाँ पे सिंपली भाषा में बता दूँ, जिनके पास क्या थी, ज़्यादा गाय थी, जैसे यहाँ को बताया कि जैसे 100 गाय थी, जो 100 गाय थी तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब जो इंसान का जीवन था वो 100 गायों के बराबर था। जितनी 100 गायें इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, उतनी ही कीमत एक इंसान की जान की थी, ठीक है। लेकिन उस समय में क्या था,
उस समय में इसे पवित्र नहीं माना गया था, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे जो घोड़ा था, द हॉर्स वाज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द काउ। देखिए घोड़े की उतनी ही वैल्यू थी जितनी उस टाइम पे गाय की वैल्यू थी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ, एट द सेम टाइम कॉइन्स वर ऑल्सो देयर गॉड। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो देखिए जो यहाँ पे यूनिट था, जो एक्सचेंज था, वो किससे किया जाता था? अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी है तो किससे करते थे? वो गायों की अदला बदली से करते थे, ठीक है। उसी समय पर देखिए सिक्के भी थे, ठीक है, सिक्के भी थे उस टाइम पे। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए निष्का हो गया, ठीक है, और सोने के सिक्के हो गए, निष्का हो गए, कृणाल हो गया, ऐसे वगैरह ये चीज़ें थी, ठीक है। सिक्के थे उस टाइम पे, पर ऐसे थे। ज़्यादातर वैसे गायों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। अब देखिए गव्यूती वाज यूज्ड एज ए मेज़र ऑफ डिस्टेंस एंड गोधली एज ए मेज़र ऑफ टाइम। अब देखिए जो गव्यूती है वो टाइम को मापने के लिए जो गव्यूती है वो देखिए यूज़ की जाती थी मेज़र ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो गव्यूती है वो दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस था उसे मापने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए गव्यूती को किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो गधूली था वो समय यानी कि टाइम को मापने के लिए होता था। क्वेश्चन आ सकता है गधूली और गव्यूती क्या है, ठीक है। गव्यूती क्या है? मेज़र करना डिस्टेंस को, और गधूली क्या है? टाइम को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे फैक्ट में लिख लीजिए। रेफरेंस टू मनी लैंडिंग फर्स्ट अकर्स इन शतपथा ब्राह्मण विच डिस्क्राइब ए यूज एज कुछ दिन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे ये बात है कि जो यहाँ पे देखिए सिक्के का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे जो सिक्कों का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे जो गोदली का इस्तेमाल हो गया, गव्यूती का इस्तेमाल हो गया, इसमें क्या था, इसमें एक सूदखोर को, यानी कि इसमें क्या था कि इसमें जो देखिए कि जो पैसे जो देते थे, यानी कि जो उधार वगैरह देते थे, उसे क्या कहा गया? उसे वहाँ पे कुसीदीन कहा गया, ठीक है। लिव्ड इन फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो लोग थे वो कौन सी मिट्टी में वो रहते थे? कहाँ पे? मड सेटलमेंट में, यानी कि जो मिट्टी थी, जो मड थी, ठीक है। मड सेटलमेंट यानी कि यहाँ पे जो गढ़वाली मिट्टी के बस्ते में रहते थे, यानी कि देखिए जहाँ पे होता था ऐसे कहते थे कि मिट्टी की चिनाई जैसे होती थी उनके घरों में। देखिए उस टाइम में सीमेंट तो था नहीं, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। फिजिशियन वर देन कॉल्ड भिषाक्स। द स्टेपल क्रॉप वाज यवा विच मेंट बार्ले। अब देखिए उस टाइम पे जो चिकित्सक थे, यानी कि उस टाइम पे जो फिजिशियन थे, उन्हें भिषकस कहा जाता था। और जो मुख्य रूप से जो फसल थी, यानी मेनली जो फसल थी जो वो यव थी, यव का मतलब है बार्ले या चौ। धर्म था वो कैसा था? देखिए द आर्यंस पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बींग्स। अब देखिए यहाँ पे जो आर्यन थे उन्होंने देखिए जो प्रकृति थी उसकी शक्तियों का पालन किया, इनकी नेचुरलिस्टिक जो पावर थी, नेचुरल जो पावर थी उसकी शक्तियों का पालन किया, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने उसे जीवित प्राणी के रूप में देखा, यानी कि जो वो नेचर को इस तरह से मानते थे जैसे कोई जिंदा व्यक्ति हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी वाज इंद्रा हु प्लेड द रोल ऑफ वारलॉर्ड। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो किसका था, वो था इंद्र का, ठीक है। जिन्हें सरदारों, यानी कि देखिए जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें सबसे ज़्यादा मानते थे। अब देखिए इंद्र को यहाँ पे पुरंदर कह के बताया गया है। इंद्र कौन से देवता थे? इंद्र थे तूफान के देवता, गड़गड़ाहट के देवता, ठीक है, थंडर स्टॉर्म के देवता थे। अब देखिए पुरंदर यहाँ पे नाम है ना, पुरंदर, ये पुरंदर जो है वो इंद्र का नाम था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पुराणों में, या अगर हम बात करें आर्यन के टाइम की, वेदों के टाइम की, उपनिषदों के टाइम पे, उसमें जो इंद्र है उसे किस नाम से जाना गया है? उसे पुरंदर के नाम से जाना गया है। द सेकंड पोजीशन वाज हेल्ड बाय अग्नि। देखिए सेकंड पोजीशन किसकी थी? अग्नि थी। पहले सबसे ऊपर कौन था? इंद्र, उसके बाद अग्नि, ठीक है। उसके बाद देखिए ही इज़ कंसीडर्ड एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन। अब देखिए उन्होंने देवताओं और पुरुषों के बीच में एक मध्यस्थ, यानी कि एक जो इंटरमीडिएट जो स्थापित किया था, ठीक है। यानी कि जो अग्निदेव थे, जो इंद्रदेव थे, वो कौन से देवता थे? जो भगवानों के बीच में, यानी कि जो इंटरमीडिएट थे, ठीक है, जिन्हें हम देव कहते हैं। देखिए इंसान और भगवान के बीच में क्या है? देव हैं। वरुण ऑक्युपाइड इन द थर्ड पोजीशन।
जो वरुण थे वो तीसरे नंबर पे थे, यानी कि पहले पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे वरुण। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए सिस्टमेटिक रूप में लिखिए। ठीक है, इंद्र, अग्नि और वरुण, यानी कि IAV। उसके बाद ही पर्सोनिफाई वाटर एंड वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर। अब देखिए क्या था यहाँ पे कि जो पानी का जो इंसान इस्तेमाल करते थे वो प्राकृतिक अवस्था में, इनकी नेचुरल जो तरीका था उसमें बनाए रखने वाला था। इंसान जब देखिए पानी का जो इस्तेमाल करता था वो उसे सोचता था कि वो वैसे ही उसे बना रहने दे। ही वॉज एथिकली द हाइएस्ट ऑफ ऑल वैदिक गॉड्स। अब देखिए वो नैतिक रूप से क्या था, सभी जो ऋग वैदिक देवता थे सब में सर्वोच्च थे, सबसे ऊंचे थे। ठीक है, अगर हम एथिकली रूप से बात देखें, नैतिक रूप से बात देखें तो सभी जो ऋग वैदिक देवता थे सबसे ऊंचा क्या था, नेचर था। सोम वाज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। सम फीमेल डिटीज आर आल्सो मेंशन लाइक अदिति एंड उषा हु रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ डाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो सोम जो था वो पौधा था, वो देवता के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो कुछ महिलाएं थी, कुछ जो थी उन जो कुछ महिलाएं थी, कुछ वुमेन थी। ठीक है, उनके देवता का भी उल्लेख यहाँ पे होता है, जैसे अदिति है, उषा है। ठीक है, तो वो थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आदमी जो थे वो देवता की पूजा नहीं थी, यहाँ पे जो अदिति थी, उषा थी, उनकी पूजा भी होती थी। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे डिड नॉट बिलीव इन इरेक्टिंग टेम्पल्स और आइडल वर्शिप। यहाँ पे क्या था, मूर्ति पूजा या मंदिरों में कोई विश्वास नहीं था। उस टाइम पे कोई मंदिर नहीं था, ना कि मूर्ति पूजा थी। वर्शिप इन ओपन एयर थ्रो यजन, ये देखिए यज्ञ के द्वारा, यानी कि जो यज्ञों के द्वारा क्या था, पूजा की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। ठीक है, आर्यस डिड नॉट वर्शिप एनिमल ओनली गॉड्स इन मैन फॉर्म। देखिए जो आर्यस थे वो जानवरों की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ भगवान की पूजा करते थे, वो भी इंसानी रूप में, जानवरों की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। द अश्वमेध सैक्रिफाइस कंक्लूड विद द सैक्रिफाइस ऑफ 21 स्ट्रीलाइट काउस फ्रॉम बृहद्रंक्या उपनिषद वी गेट द फर्स्ट एक्सपोजिशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। अब देखिए जो अश्वमेध यज्ञ है, पहली बात देखिए जो अश्वमेध जो यज्ञ था होता क्या था, ऐसा होता है जैसे यज्ञ कराया जाता था तो जो राजा था वो अपने घोड़े छोड़ देता था। घोड़े जिस जगह पे जाके रुकते थे, तो जहाँ से घोड़ों ने चलना स्टार्ट किया, जिस जगह पे जाके रुके हैं उतनी जगह जो है वो राजा की हो जाती थी। जो अश्वमेध देखिए जो यज्ञ था वो 21 जो गायें हैं, जो बांझ गायें हैं, यानी कि जो जिनसे आगे और गाय पैदा नहीं हो सकती, उनकी बलि से होता था। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ है अगर वो ख़त्म करना हो तो 21 जो गाय की बलि दी जाती है, वो गाय कौन थी, बांझ गायें थी, इनकी वो स्टिल काउस थी। ठीक है, अब देखिए उसमें देखिए बृहद्रण्यके जो उपनिषद है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो आत्मा जो है, ठीक है, जो आत्मा का पारगमन है, यानी कि जैसे जिससे आत्मा निकलती है उसके बारे में पता चलता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो आत्मा है वो कहाँ जाती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर भी आप एक बात देखिए, लेक्चर लंबा तो हो गया है पर आप इसमें कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड पूरा करवा दिया है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।